9 सितंबर 2025 की वो रात जब काठमांडू की सड़कें आग की चपेट में पूरी तरह से झुलस चुकी थी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का प्राइवेट रेसिडेंस आग की लपटों में बुरी तरह से जल रही थी। संसद भवन में धुएं की बादल उठ रहे थे और नौजवानों की भीड़ हामी नेपाल के नारों से गूंज रहा था। यह सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि एक पूरी जनरेशन का विद्रोह जेन जेड का तूफान था, जो सोशल मीडिया के बैन से शुरू होकर खूनी संघर्ष में बदल गया था। 22 मौतें, 300 से ज्यादा घायल और कैदी जेल से फरार। क्या यह नेपाल की पॉलिटिक्स का अंत था या ओली जैसा दिग्गज राजनेता की कहानी का एक नया मोड़ है? आइए जानते हैं इस हिला देने वाले विवाद से जुड़े इस दिग्गज ओली की पूरी कहानी। The government lifted its social media restrictions. The Prime Minister resigned, but it wasn't enough. केपी शर्मा ओली का जन्म 23 फरवरी 1952 को पूर्वी नेपाल के तेहराथुम जिले में हुआ था, एक साधारण परिवार में। बचपन से ही पॉलिटिक्स में तपे ओली 1960 के दशक में कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े राणा शासन और राजशाही के खिलाफ संघर्ष में उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान की। शॉकिंग बात यह है कि 1970 के दशक में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और वो 14 साल यानी 1973 से 1987 जेल में गुजारे। जेल के दीवारों में अपनी जवानी गुजारने वाले इस आदमी को कमजोर नहीं किया, बल्कि एक क्रांतिकारी नेता बनाया। इसी वजह से कैदियों के बीच वो ओली दा कहलाते थे। जहां उन्होंने सीक्रेट मीटिंग्स में पार्टी की रणनीति बनाई। फिर जेल से छूटने के बाद वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल CPN UML में तेजी से ऊपर चढ़े। 1990 के जन आंदोलन के बाद नेपाल लोकतंत्र की ओर बढ़ा और ओली इसमें सबसे मेन चेहरा बने। 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद नेपाल गणतंत्र बना। ओली की राष्ट्रवादी चेहरा चमका। वो चीन के करीब आए और भारत से दूरी बनाई। इसी पर एक रोचक किस्सा भी है। 2006 से 2007 के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने चीन के साथ सीक्रेट एग्रीमेंट्स किए जो नेपाल की इकोनॉमी को बदल सकते थे, लेकिन उनकी तीखी जुबान और पॉपुलिस्ट अपील ने दुश्मन भी बनाए। CPN UML के नेता के रूप में वो गठबंधन राजनीति में माहिर खिलाड़ी साबित हुए। नए संविधान के बाद 12 अक्टूबर 2015 को वह पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन मधेसी समुदाय के विरोधी ने सब कुछ उलट दिया। भारत नेपाल सीमा पर 5 महीने का अनऑफिशियल ब्लॉकेड हुआ। इसकी वजह से ईंधन, दवाइयों में भारी कमी हुई। PM ओली ने चीन से ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, नेपाल की स्वतंत्रता की बात की। आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी बताऊं तो वो कहते थे भारत से दूध मांगो तो पानी मिलता है, जो उनकी राष्ट्रवादी इमेज को बूस्ट करता था। लेकिन माओइस्ट सेंटर ने समर्थन वापस लिया और अगस्त 2016 में PM पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद पुष्प कमल दहाल प्रचंड नए PM बने। 15 फरवरी 2018 को दूसरी बार ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने। उनकी पार्टी CPN UML और माओइस्ट सेंटर ने गठबंधन किया और बाद में दोनों ने मिलकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी NCP बनाई। इस दौरान सड़क, बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अच्छा काम हुआ, लेकिन कोविड-19 से निपटने के तरीके पर काफी आलोचना हुआ। 2020 में नेपाल ने नया नक्शा जारी किया, जो बहुत बड़ा फैसला था, जिसमें भारत के साथ विवादित इलाके लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को शामिल किया। इससे भारत के साथ तनाव बढ़ा, लेकिन नेपाल में ओली की लोकप्रियता काफी बढ़ी। बात करें सीक्रेट मैटर की तो ओली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, खासकर मेडिकल सामान की खरीद में घोटाले की बात सामने आई। उनकी पार्टी में भी आपसी झगड़े हुए, जिसके चलते दिसंबर 2020 में उन्होंने संसद भंग कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराया। मई 2021 में ओली अल्पमत सरकार के साथ फिर लौटे, पर जुलाई में शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री की कुर्सी ले ली। केपी शर्मा के तीसरे कार्यकाल की बात करें तो मई 2021 से जुलाई 2021 तक का यह बहुत छोटा सा कार्यकाल था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ओली फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार अस्थिर रही। विरोधी दलों ने मिलकर शेर बहादुर देउबा को सत्ता सौंप दी। यह नेपाल की गठबंधन राजनीति की कमजोरी को दर्शाता है। ओली के चौथा कार्यकाल की बात करें तो जुलाई 2024 को नेपाल में नेपाली कांग्रेस और देउबा के साथ गठबंधन हुआ।
इसमें 2027 तक बारी बारी से प्रधानमंत्री बनने का वादा था, लेकिन भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आर्थिक मंदी की वजह से लोग गुस्से में थे। 30 मिलियन की आबादी वाले नेपाल में युवा रोजगार के लिए मिडिल ईस्ट, साउथ कोरिया और मलेशिया जा रहे हैं। आपको बता दें कि नेताओं की लग्जरी जिंदगी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। 2025 में विरोध शुरू हुआ। 5 सितंबर को सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स जैसे 26 प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया ताकि अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन इसे सेंसरशिप माना गया। जेनजेड ने हामी नेपाल के बैनर तले विरोध शुरू किया। 8 सितंबर को काठमांडू में हिंसा भड़क गई। पुलिस ने आंसू गैस, रबर बुलेट्स और असली गोलियां भी चलाई, जिसमें 19 लोग मारे गए। अगले दिन 3 और 10 साल के बच्चे निशाना बने। प्रदर्शनकारियों ने संसद, सुप्रीम कोर्ट और सिंघा दरबार को आग लगा दी। पीएम ओली का भक्तपुर वाला घर, देवबा और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, इनके घरों में हमले भी हुए। त्रिभुवन एयरपोर्ट बंद हो गया। एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ान रद्द हो गई। 7000 कैदी जेल से फरार हो गए और 5 नाबालिगों की मौत हो गई। यह दशकों का सबसे बड़ा दंगा था। प्रदर्शनकारी संसद भंग करने और नए चुनाव की मांग कर रहे थे। 9 सितंबर 2025 में केपी शर्मा ओली ने देश की प्रतिकूल स्थिति का हवाला देकर पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने इन्हें केयर टेकर अस्थायी प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन विरोध नहीं थमा। कैबिनेट मंत्रियों जैसे रमेश लेखक, रामनाथ अधिकारी और प्रदीप पौडेल ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। ओली ने जेनजेड प्रदर्शनकारियों को ट्रबल मेकर्स कहा, जिससे गुस्सा और भड़क गया। ओली की जिंदगी दृढ़ता की मिसाल रही। उनकी राष्ट्रवाद और चीन से दोस्ती ने समर्थन दिलाया, लेकिन तानाशाही और भ्रष्टाचार के आरोपों ने उन्हें खाक में मिला दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूएन ने हिंसा की जांच मांगी। अमेरिका ने नेपाल में लोकतंत्र का समर्थन किया। अफवाहें थी कि ओली दुबई भाग गए हैं। उनकी लोकेशन अब अननोन है। 11 सितंबर 2025 को नेपाल अनएक्सपेक्टेड में है। ओली केयर टेकर है, लेकिन उनके पास कोई ताकत नहीं। प्रदर्शनकारी अब संसद भंग करने और भ्रष्टाचार पर जवाबदेही चाहते हैं। आर्मी चीफ अशोक राज सेगदल ने सुरक्षा संभाली और बातचीत की अपील की। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, जो युवाओं के हीरो हैं, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को बातचीत करने के लिए मनाया। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम अंतरिम सरकार के लिए आया, लेकिन यह असंवैधानिक है। श्रीलंका 2022 और बांग्लादेश 2024 जैसे संकटों की यादें ताजा कर रही हैं। भारत ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की और बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ा दी। चीन और भारत के बीच फंसा नेपाल क्या फिर से वापसी कर पाएगा? 73 साल की ओली का भविष्य, क्या वे फिर से सत्ता में आएंगे या जेनजेड नई राजनीति लिखेगा? यह कहानी बताती है कि सत्ता की आग में जलना आसान है, लेकिन जनता की आवाज को दबाना असंभव है। नेपाल की यह क्रांति दुनिया को चेतावनी दे रही है कि युवा चुप नहीं रहेंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।